अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और इस वक्त मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट और तहसील सदनौती में। हम बलोच, किला, थड़खल और गड़ाला से होते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं और अब हमारा सफ़र है पलंदरी की तरफ। एक्सप्लोर कर रहे हैं हम इन जन्नत नज़ीर वादियों को, और जब एक्सप्लोर करेंगे और उम्मीद करते हैं हम उन टूरिस्ट को जो थ्रू आउट मुजफ्फराबाद और वादी नीलम की तरफ जाते हैं वो अपने सफ़र का रुख करेंगे बारास्ता रावलपिंडी, कोहटा और कोहटा कोटली रोड से होते हुए वो यहाँ तक आ सकते हैं। आप हमारे साथ रहें, चलते हैं इन जन्नत नज़ीर वादियों को और इनको एक्सप्लोर करते हैं। आज़ाद कश्मीर का खूबसूरत सियाहती मुकाम नेरियां शरीफ पीर गुलाम मोइनुद्दीन के मज़ार की वजह से भी सियाहों और ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज़ है। यहाँ एक पहाड़ की चोटी पर बनी हुई मोइनुद्दीन इस्लामी यूनिवर्सिटी दूर से देखने वालों के लिए एक दिलकश नज़ारा लिए हुए है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम दरबार आलिया नेरियां शरीफ थड़खल में हैं और यहाँ पर एक बुजुर्ग हस्ती जो पीर गुजरे अपने वक्त के, उनका मज़ार है, उनके बारे में पूछते हैं। जी अपना नाम बताइएगा। जी मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। अच्छा रफ़ीक साहब, बताइएगा कब ये पीर साहब, जो बड़े पीर साहब थे, कहाँ से हिजरत करके आए और यहाँ पर कब आके उन्होंने वसेरा किया और उनकी खिदमात क्या हैं इलाके के लिए? जी ये इनका नाम हज़रत ख्वाजा पीर गुलाम मुहिउद्दीन गज़नवी नरवी रहमतुल्लाह अलैह। ये गज़नी से यहाँ तजारत के सिलसिले में पाकिस्तान बनने से पहले गालबन 1915 से पहले यहाँ आए और दरबार आलिया मोड़ा शरीफ से इन्होंने फैज़ हासिल किया और उन्होंने 12-14 साल वहाँ खिदमत करके यहाँ डेरा लगाया। यहाँ पीर नज़ीर साहब के यहाँ, पीर नज़ीर साहब के यहाँ हज़रत ख्वाजा पीर कासिम सादिक मोड़वी रहमतुल्लाह अलैह मोड़ा शरीफ जी वहाँ से तशरीफ़ लाए और फिर यहाँ इन्होंने जंगल बियाबान में आके डेरा लगाया और यहाँ फिर खिदमत दीन की खिदमत करते रहे। और उस वक़्त चूँकि पाकिस्तान नहीं बना हुआ था, हिंदुस्तान था सारा, हिंदू भी रहते थे और यहाँ हिंदू भी बेशुमार आके उनसे मुसलमान हुए। उनके हाथ पर हिंदुओं ने भी बैत जी हिंदुओं ने भी बैत हासिल की और बहुत सारे हिंदू जो हैं वो मुसलमान हुए। और हज़रत ख्वाजा पीर गुलाम मुहिउद्दीन गज़नवी नरवी रहमतुल्लाह अलैह के 7 साहबजादे हैं, जिनमें बड़े बेटे जो हैं निज़ामुद्दीन कासमी साहब, उनसे छोटे पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब, उनसे छोटे इमाम रबानी फ़ारूकी साहब, ये तीनों वसाल कर चुके हैं। और उनसे छोटे हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद फ़ज़ल रबानी साहब हैं जो आज गद्दीनशीन है यहाँ पर। अच्छा गद्दीनशीन। अच्छा, इसके अलावा इलाके में और क्या कुछ सोशल खिदमात भी पीर साहब उनकी फैमिली की हैं? हमें पता चला यूनिवर्सिटी बनी है, यूनिवर्सिटी में फ्री स्टूडेंट पढ़ते हैं, फीस भी होती है? जी फीस पे पढ़ते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी भी बनाई है, अंदरून मुल्क बैरून मुल्क अदारे बने हुए हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, कॉलेज हैं, मदरसे हैं, मस्जिदें हैं और काफ़ी खिदमात हैं हज़रत क़िबला पीर साहब की। जी नाजरीन, ये इस मज़ार की सूरत हाल थी। जैसे कि इन्होंने कहा कि जो बड़े पीर साहब थे वो माइग्रेट करके गज़नवी अफ़गानिस्तान से यहाँ पर आए, उसके बाद मोड़ा शरीफ में उन्होंने अपना कुछ वक्त गुजारा है पीर कासिम साहब के पास वहाँ। उसके बाद क्योंकि ये इलाका बरसगीर पाक हिंद की हम बात कर रहे हैं तो उस वक्त कश्मीर का ये पूरी ये स्टेट थी और यहाँ पर बेशुमार, जैसे इनके कहने के मुताबिक, के लोगों ने भी इस्लाम कबूल किया है। ज़ाहिर है इस हस्ती का, ये जो पीर अपने वक्त के गुजरे हैं उनकी वजह से यहाँ पर इस्लाम भी फैला है। आप हमारे साथ रहें, आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं जन्नत नज़ीर वादियों की खूबसूरत वादियों को। आज़ाद कश्मीर के इलाका त्राड़खल और पलंदरी के दरमियान वाक़ चीड़ और रियाड़ के घने जंगलात में गिरा जंजाल हिल वो तारीखी मुकाम है जहाँ गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान और उनकी काबीना ने कश्मीर के आज़ाद होने वाले खित्ते पर अपना पहला दारुल खिलाफा कायम किया था, क्योंकि उस वक्त ये ऐसी जगह थी जो दिफाई लिहाज से दुश्मन की नजरों से ओझल थी। बकौल कुदरतुल्लाह शाह कश्मीर की पूरी जंग आज़ादी 1949 में सीज फायर होने तक इसी जंजाल से लड़ी गई।
जोंजाल हिल ये मकाम है और ये पहला दारुल खिलाफा रहा है रियासत हाय आज़ाद जम्मू कश्मीर का। इसके चारों इतराफ में बड़ी खूबसूरत वादियाँ हैं। हम यहाँ के मिश्रान यानी बुजुर्ग इसी इलाके के मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद याकूब खान। अच्छा याकूब खान साहब, बताइएगा ज़रा तारीखी पस मंज़र बताइएगा जोंजाल हिल का और गिरदो नवाह जो इलाके इनका, और थोड़ा सा जंग आज़ादी का। ये गाजी मतलब सन 1947 में यहाँ आए तो बाबू इब्राहिम के नाम से यहाँ जोंजाल हिल में आए। यहाँ हमारे बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हुए थे, इसलिए कि 47 में हमारी खरीदो फरोख्त पुंछ से हुआ करती थी। तो वो पुंछ लाख हो गया था, वो इंडिया के एंड तक चला गया, मकबूजा कश्मीर वाला। हाँ मकबूजा कश्मीर वाला था बेसिकली। हाँ, तो ये लोग फिर इधर बैठे हुए थे कि ये गला किधर से आएगा तो ये आवाम खाएगी। तो इतने में गाजी मतलब अल्लाह जन्नत बख्शे उनको, वो आए तो यहाँ पे बुजुर्ग उठ के खड़े हो गए कि बाबूजी किधर जा रहे हैं आप। उन्होंने कहा जी मैं बालीबां जा रहा हूँ, वहाँ कैंप रखूँगा। बोला क्यों? बोला इसलिए कि और कोई जगह नहीं है। उन्होंने बोला ये जगह कैसी है? ये जगह तो बहुत अच्छी है लेकिन एक बम गिर गया तो आपने मुझे यहाँ से भगवाना है। उन बुजुर्गों ने कहा, इब्राहिम साहब की बात कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ मर जाएंगे लेकिन आपको आगे नहीं जाने देंगे। अच्छा। दुश्मन के पास वो अम्निशन है, हम हाथ से खाली है। तो ये खाली हाथ से बिल्कुल उन्होंने हमारे घर में छुरियाँ भी नहीं छोड़ी थी। अच्छा। तलवारें टोपीदार रफलें थी, वो सब कुछ हिंदुओं ने जमा कर ली थी पहले। अच्छा। तो उसके बाद जनाब इतना पसमंदा इलाका था कि बहुत गरीब लोग थे यहाँ। तो इस जगह में जनाब जिस वक्त उन्होंने दारुल खिलाफा रखा तो यहाँ से होकर वो जंग आज़ादी हुई जनाब। बड़ी छोटे डोंगों से हमारे बुजुर्गों ने वो आज़ादी ली, समझियो। उसके बाद ये हुआ कि कुछ अरसे के बाद वो यहाँ से दारुल खिलाफा उठा के मुजफ्फराबाद ले गए। अच्छा। जबकि इन लोगों को बहुत बड़ी नाराजगी हुई कि ये दारुल खिलाफा मुजफ्फराबाद क्यों ले गए। अच्छा। ये ले जाना उनकी ये मजबूरी थी कि वहाँ से श्रीनगर टोटल 80 किलोमीटर था। तो अच्छा। उनका मतलब ये था कि मैं दूसरा हमला करूँगा तो इंशाल्लाह दारुल खिलाफा श्रीनगर में रखूँगा। अच्छा। तो इसलिए जो हम जैसे कम सम लोग थे उनकी समझ में ये बात नहीं आई। अच्छा, ये इलाके का बताइएगा, दरबा बताइएगा, ये कौन कौन से मकामात हैं, खूबसूरत पहाड़ियाँ, कोई तारीखी लिहाज से कोई अहमियत का वो पॉइंट उसके बारे में बताइएगा। देखो जी, ये इससे पीछे ये गोरा गाँव है। अच्छा। उसके साथ चमरी है, देरी है, और फिर नीचे फुआत है, नम बरनगला है, और इसके आगे जनाब गड़ाला है। ये जोंजाल हिल है, यहाँ दारुल खिलाफा है, इसका नाम जोंजाल हिल है। तो इससे आगे गड़ाला है, उससे आगे त्राड़खल आता है, फिर ऊपर डंडा पोटी मीर खान आ गया, और ये इलाका गिरदो नवाह में जो है ये इस तरह है। ठीक हो गया जी। आप बताइएगा कुछ टूरिस्ट को क्या पैगाम देंगे सियाहों के कि यहाँ आके विजिट कर सकते हैं? विजिट करें, सियाह यहाँ आए हैं और उनको बहुत अच्छी अच्छी जगह यानी यहाँ मैसर होंगी, बल्कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत इलाका है। इससे आगे आप चले जाएं, ये डन्नापोठी मीर खान, ये बनजोसा, तोली पीर, ये इस तरह की जगह बहुत अच्छी खूबसूरत। थैंक यू। सरदार अब्दुल हमीद साहब हैं हमारे साथ। ये एक्स जस्टिस रहे हैं, जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर में। इनसे हम बात करेंगे। जी सरदार साहब, हमें सबसे पहले तो थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बता दीजिएगा, इन लोगों ने किस तरीके से आज़ादी हासिल की। दूसरा हमें रास्तों का बताइएगा, किन किन रास्तों से होके बंदा यहाँ पहुँच सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुल अंबिया, अम्मा बाद। जनाब बासित साहब, हम शुक्रगुज़ार हैं कि आपने आज इस जगह को विज़िट करके हमारी आंखें खोल दी हैं। सच्ची बात है। इस पर मैं आपको कराजिया की तहसीन पेश करता हूँ कि हमारे यहाँ जो नई नस्ल है उनके हवाले से ये जो आप लोग काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ा काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें भी ये बात आ गई, हम अपनी नस्लों को आगाह करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हम लोग अमूरी हैं आलमोस्ट, तो कम अज़ कम आने वाले दिनों में हम ये कर्जा उतार रहे हैं कि हमने अपनी नस्लों को नहीं किया। इसमें आपको अपनी पूरी टीम को कि जनाब आज के दौर में जिन चीज़ों के ऊपर इस नई नस्ल को जिस तरह की तरबियत होनी चाहिए उसके लिए बहुत बड़ा काम है। ये वो जगह है कि जहाँ दारुल हुकूमत का यहाँ जो क़याम हुआ 24 अक्टूबर को, और हर साल यहाँ के लोकल लोगों की पूरी तंजीम है। 24 अक्टूबर 1947 जी, 1947 की बात कर रहा हूँ। तो जो बुनियादी दारुल खिलाफा था वो कलंदरी में ये तशरीफ़ लाए। गाजी मिल्लत जो इंडियन एयर अटैक करते थे
वो आते थे, और उस वजह से हमारा वहाँ दारुल उलूम कलंदरी जब आप यहाँ मौजूद आप जाएंगे, वहाँ जो बड़ी मस्जिद थी, वहाँ उस मैदान में जब लोग इकट्ठे हुए, उस पर जब हवाई जहाज़ों ने फायरिंग शुरू की, कवर किया, तो उसके बाद देखा गया कि हमें हेडक्वार्टर ऐसी जगह शिफ्ट करना चाहिए जहाँ प्रोटेक्टेड भी। ये ऐसी जगह है कि जब एयर अटैक हो भी तो ये उस तरह से सेफ था। ये डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू था। मार्च 1948 में यहाँ पे बाकायदा जो है वो 8-9 कानून पास हुए जिनका तल्लुक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से था। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पाकिस्तान के साथ तलका थी, क्योंकि हमारा वो एक ट्रस्टी है, तो उसके अलावा बाकी होता था। उसी में पता चला कि जनाब ये वो इलाका है जहाँ पर बाकायदा हुकूमत कायम की गई गाजी मिल्लत इब्राहिम साहब की सूरत में, और पहले जो जनरल सेक्रेटरी थे उस वक्त क्या नाम है उनका, कुदरतुल्लाह शाहब साहब थे। जी जी जी। और वो यहाँ क्या प्रीत थे, उन्होंने अपने शाहबनामे में भी इस जगह का जिक्र किया है। और उस वक्त उन लोगों ने कैसे गुजारा किया। आज हम पेपर पेन लगाते हैं ना, जी जी, तो उस वक्त ये जो आपकी दरख्त नजर आने, सुंबली कहते हैं इसको, जी जी, इसके साथ कांटे होते हैं। अच्छा। उन कांटों के साथ वो अपने पेपर्स को पेपर पेन के तौर पे इस्तेमाल करते थे और लिखते थे वो। अच्छा, टूरिज्म के ऊपर आते हैं। इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं खास करके, और मुझे रूट का भी बता दें कि टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे कि किन किन रास्तों से होके इन खूबसूरत वादियों का वो विजिट कर सकते हैं। जनाब, जो टूरिज़्म की आपने बात की, वो हिस्ट्री की बात की आपने, और हिस्ट्री के साथ जो टूरिज़्म का आपने साथ मिलाया है, इस पर भी मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जब हमें अपनी हिस्ट्री का पता हो और फिर टूरिज़्म को हम डिवेल्प करें, तो फिर जो आने वाला होगा वो भी यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाएगा। अब इन सब जगहों पर रोड्स की बहुत अच्छी कंडीशंस है, आपने देखा होगा। तो आप इनसे इस तरफ आएँ तो अल्हम्दुलिल्लाह रोड्स की ऐसी पोजीशन है। और दूसरी बात यह है कि इनमें आपको इस पूरे इलाके में राइट फ्रॉम वो बिम्बर से लेके जो गुजरात से शुरू हो जाता है, वहाँ से लेके तो अठमकाम के आखिर तक, जब आप गिलगित जहाँ से उस तरफ जाकर पहुँचें, तो उस पूरे इलाके में आपको सीजन वाइज गर्म इलाका भी मिलेगा, जी जी, दरमियान वाला इलाका भी मिलेगा, सबसे ठंडा इलाका भी मिलेगा। ये नहीं, ये टूरिज्म के लिए बंदे का चॉइस है, जन्नत है टूरिज्म। किस जगह मैंने जाना है, कहाँ रुकना है। हम सुबह गर्म इलाके से चलते हैं बिम्बर से, शाम को जनाब अठमकाम बैठे होते हैं ठंडी जगह पे। उस लिहाज से ये वाकई वादी बेनज़ीर है और जन्नत नज़ीर है। तो इस हवाले से हम ये उस तरह उसको प्रोजेक्ट नहीं कर सके, लेकिन जो स्टाइल आप लोगों ने शुरू किया है, अगर हम इन जगहों को सिर्फ टूरिज्म और उसके साथ उनकी जो हिस्ट्री है जब वो लोगों तक पहुंचाएंगे, तो फिर हमारी आने वाली नस्ल। अच्छा, यहाँ कौन सी चोटियाँ मशहूर है जिनका टूरिस्ट विजिट कर सकता है, मुख्तसर सा बताइएगा। इस आपके साबका हम दारुल खिलाफे पर खड़े हुए हैं, इस तरफ आप चले जाएं, ये जो जिस तरह अभी इन साथियों ने जिक्र किया, जब आप पाकिस्तान का पार का नड़ का नक्का, उसके दरमियान दरियाए पुंछ है, इस दरमियान सारे का सारा इलाका, कोटली है, सिरसावा है, ये मैदानी इलाके हैं जहाँ आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है। और फिर यहाँ आप तलाड़खल में है, तलाड़खल आगे ऊपर ये पोठी मीर खान है, यहाँ ये सबसे हाइट वाली जगह है, और ये भी तारीखी जगह है। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू जी। आप हमारे साथ रहे हैं, हम आज इन जन्नत नज़ीर वादियों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो फिर यहाँ जामिया मस्जिद के नज़दीक उन्होंने जगह सिलेक्ट की, तो वहाँ पर उनका इजलास शुरू था। इस्लाम का झंडा लिए आया सही मैदान, ए गाज़ी मिल्लत तेरा एहसान है, एहसान तेरा एहसान है, तेरा एहसान। बादलों पर हम चले एक नई डगर, बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। जी, अभी हम यहाँ एक स्कूल की छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, वो हमें मिली नगमा सुनाएंगी। बस कश्मीरी राना है वो। जी, नाम बताइएगा अपना। परीक्षा नाज। परीक्षा नाज कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? फोर्थ में। तो आप बड़े होके क्या बनोगी आप? डॉक्टर। हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, ए गाज़ी मिल्लत तेरा एहसान है, एहसान तेरा एहसान है,
तेरा एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान। हर सिमत मुसलमानों पे छाई थी तबाही, मुल्क अपना था और गैरों के हाथों में थी शाही। ऐसे भी उठा दीन मोहम्मद का सिपाही, और नाराए तकबीर से दी तूने गवाही। इस्लाम का झंडा लिए आया सर मैदान, ए गाज़ी मिल्लत तेरा एहसान है, एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान। कदीम इमारत में वाक़े डीसी हाउस पलंदरी महाराजा हरी सिंह का रेस्ट हाउस था। महाराजा जब भी कभी यहाँ सैर व सियाहत की गर्ज से आता तो अपनी रानी के साथ यहीं क़याम करता था, इसीलिए इसको रानी हाउस भी कहा जाता है। सरदार साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा पलंदरी के बारे में थोड़ा। जी, ये पलंदरी जो है बेसिकली इसको सदरुती कहते हैं। डोगरा दौर में ये एक तहसील थी, उस लिहाज से जो है इसको ज़्यादा मशहूर ये सदरुती है। पलंदरी ये मरकज़ है, छोटा जो शहर होता था इसको पलंदरी कहते हैं। तो सदरुती जो है ये डोगरा दौर में यहाँ पर ज़्यादातर सदन कबीला आबाद था और जंगजू लोग भी थे, और इन्होंने हमेशा जो है किसी की वो खलपेची जो है आप कह सकते हैं वो बर्दाश्त नहीं करते थे, और इनकी हमेशा जो है वो डोगरों के साथ लड़ाई झगड़े रहते थे। तो ये जो सदरुती है, जंग आज़ादी जब 1947 में शुरू हुई गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम साहब की क़यादत में, उस वक़्त तमाम कबाइल ने उनका साथ दिया। तो उस दौर में सबसे पहले ये सदरुती आज़ाद हुआ, और सदरुती से आज़ाद हुआ तो गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब ने सबसे पहले जो है ये सामने एक जगह पट्टी, वहाँ पर पड़ाव किया कि, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जगह महफूज नहीं है तो फिर यहाँ जामिया मस्जिद के नज़दीक उन्होंने जगह सेलेक्ट की। तो वहाँ पर उनका इजलास शुरू था। तो वहाँ पर उन्होंने 24 अक्टूबर 1947 को जो इनकलाबी हुकूमत पहली बागा डोगरा के हरी सिंह के मुकाबले में कायम की। तो यहाँ पर मस्जिद हमारी जामिया मस्जिद जो आज पूरी दुनिया में दारुल उलूम तालीम और कुरान के मशहूर है। वहाँ सरदार इब्राहिम साहब अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे, काबीना के वज़रा बैठे हुए थे, और बाकी उनके जो जानसार थे मुजाहिदीन बैठे हुए थे। तो अचानक जो ये सामने पहाड़ है, यहाँ से एक जहाज़ आया। तो जब वहाँ उन्होंने देखा कि यहाँ बैठे हुए हैं तो उसने वहाँ शेयरिंग शुरू कर दी। हमारी मस्जिद शहीद हो गई, और यहाँ नज़दीक घर के एक करीम साहब नाम के एक बुज़ुर्ग थे, वो मौके पर शहीद हो गए और बाकी लोग ज़ख्मी हो गए। तो यहाँ से फिर सरदार इब्राहिम साहब ने महसूस किया, और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि सरदार इब्राहिम साहब को 2-3 बार जो है उनको यानी कत्ल करने की कोशिश की गई, और ये भी उसी सिलसिले की कड़ी थी। बाद में फिर सरदार इब्राहिम साहब ने यहाँ से झुंझा लेल जो है वो आपने देखा है, जी, आपने प्रोग्राम भी किया है और आपको बड़ी मालूमात भी हासिल हुई होंगी। तो वहाँ पर उन्होंने जाकर वो नकेले पहाड़ों के दरमियान में एक खूबसूरत जगह है जो त्राड़खल और पलंदरी के दरमियान में है। जी। अच्छा, और आप कह रहे हैं कि जो असले की सप्लाई थी वो दरिया जेलम से वो पार करके, वो तरह हमें बताइएगा उसकी तफसील क्या थी? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। सरदार इब्राहिम साहब ने अपनी किताब में भी लिखा है, और हमने उनसे भी पूछा है और अपने बुजुर्गों से भी पूछा है। ये सामने जो पहाड़ है, आपको मरी के पहाड़ नजर आ रहे हैं, वहाँ से सरदार इब्राहिम साहब ने जब वहाँ हेडक्वार्टर कायम किया अपना, तो वहाँ पर असला जो है वहाँ जमा होता था। अच्छा। और पाकिस्तान के उस वक़्त के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के हुक्म पर, फिर मैं जिक्र करूँगा खान अब्दुल कयूम खान साहब का, उन्होंने इस सिलसिले में सरदार साहब का भरपूर साथ दिया। 500 राइफलें उन्होंने उनको हवाले की। अच्छा। और फिर ये मरी के लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनकी आज़मत को सलाम पेश करता हूँ। सरदार इब्राहिम साहब ने जिक्र भी किया है कि वहाँ उस वक़्त के एक तहसीलदार साहब आबासी थे, आबासी कबीले के, और वो हाजिर सर्विस होने के बावजूद वो मुजाहिदीन की इमदाद करते थे, असला वहाँ हमारा रखते थे। तो मैंने कई दफ़ा सरदार साहब ने कहा, मैंने उनको मना किया कि आप अपनी नौकरी को छोड़ें, आप अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी आप इस खित्ते की आज़ादी के लिए
आप याद करें तो मैं कैसे आपका साथ न दूँ। और बड़ा अजीम वो ख़ानदान है, अब्बासी कबीला है, उन्होंने भरपूर जंग आज़ादी में हमारा साथ दिया। अच्छा ये बताइएगा कि इस बंगले के बारे में, इसकी भी एक तारीखी हैसियत है। जी, ये जो बंगला जो हम खड़े इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं, ये बंगला राजे का बंगला मशहूर है। ये वहाँ आकर वो स्टे करते थे। ये यहाँ से कोटा से चल के आते थे। वो सड़क अभी भी उसके निशानात मौजूद हैं। अभी भी ये पहाड़ जो है इसके नज़दीक से वो गुजरती है, तो यहाँ आकर वो रात को स्टे करते थे। इसके बाद यहाँ से इनका मार्च किधर होता था? पुंछ की तरफ, क्योंकि पुंछ जो हमारी एक रियासत थी, अच्छा, उसमें जो है वो करते थे। फिर यहाँ आगे एक रानी की बावली है, उस पर जाएंगे हम, उस पर भी आप जाएंगे। जी जी, यहाँ पर महाराजा आके वो स्टे करते थे और सिख दौरे हुकूमत की हम बात कर रहे हैं। और उनको पालकी पर उठा कर लाया जाता था। अच्छा, पालकी पर आप हैरान होंगे कि मखसूस जो उनके लोग थे, जो मखसूस उनके खास जो होते थे सिक्योरिटी के लिहाज से, वो उनके जो है वो जो क्या कहते हैं उसको, डोली, उसमें बैठती थी रानी और उसको लाते थे। और हमारे जो लोग थे उनसे उनके नौकरों को उठाया जाता था। इतना बड़ा जुल्म था। अच्छा, अभी हमें बताइएगा यहाँ बेसिक हेल्थ यूनिट तालीम के इदारे मौजूद है यहाँ पलंदरी में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, सबसे बड़ा जो हमारा इदारा कैडेट कॉलेज है, ये 1990 में इसकी क्लासेज इसका आगाज़ हुआ था। 2001 में इसकी क्लासेज चल गई थी। तो इस लिहाज से कैडेट कॉलेज है, ये दारुल उलूम है हमारा। इसके अलावा हमारा DHQ हॉस्पिटल है और आपको जगह जगह कब्रिस्तान में जो शोधा नजर आएंगे। अच्छा, टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे, किन किन रास्तों से होके यहाँ पर आ सकते हैं और कौन कौन से पॉइंट देख सकते हैं? जी, हमारी जो शहरात है सबसे बड़ी ज़रूरी तो ये होती है, लेकिन वो अच्छी बनी हुई है। इनको पिंडी से अगर आएँ, आज़ाद पत्तन आएँ, और रावला कोट में आप गए होंगे कि नहीं गए, अगर गए हैं तो वहाँ पर बंजूसा कितनी खूबसूरत जगह है। उसके ऊपर तोली पीर आप चले जाएँ, उसके पास जसा पीर है हमारा। ये मुख्तलिफ हमारे मकामात हैं। और ये मैं सियाहों को ये कहूँगा कि आप बराए मेहरबानी इधर आए। आने के लिए कौन सा वो रोड का रास्ता? सबसे अच्छा रास्ता आज़ाद पत्तन वाला है। आज़ाद पत्तन, जी, कोटे से आप आए तो आज़ाद पत्तन से जी आ सकते हैं। तो राइट साइड पर रावला कोट है, तो लेफ्ट साइड पर हमारा सदनुती आ जाता है। आप हमारे साथ हैं। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इन खूबसूरत जन्नत नज़ीर वादियों। फिर उसकी वहाँ से फिर वो तहरीक चलना शुरू हुई और फिर 1947 में सरदार इब्राहिम साहब की क़यादत में ये खित्ता आज़ाद हुआ। जो सबसे आइडियल वेदर है वो कश्मीर का वेदर है। यहाँ एक मुअद्दिल मौसम है कि जहाँ आप सर्दियों में हीटर के बगैर और गर्मियों में AC और पंखे के बगैर गुजारा कर सकते हैं। दुनिया का ये आइडियल मौसम है। बावली मकामी ज़ुबान में ऐसे चश्मे को कहा जाता है जिसे मसनूई तौर पर बनाया गया हो। रानी की बावली नामी इस चश्मे की खास बात यह है, इसका पानी कई बीमारियों के लिए शिफा बख्श समझा जाता है। सरदार साहब बताइएगा, ये आर्कियोलॉजी साइट है ये जहाँ पर हम मौजूद हैं, इसकी हिस्ट्री हमें क्या बता रही है? जी, ये अभी आपने राजे का बंगला देखा है, वहाँ पर राजा और रानी ठहरते थे, उनका वो रेस्ट हाउस बना हुआ था। ये बनास की जो रानी मशहूर थी, ये यहाँ पर वो यहाँ से ये जो रोड आपको नज़र आ रही है, यहाँ से वो गुजर कर पुंछ जाया करते थे। तो ये बनास की रानी, ये नावलों में भी एक लिखा गया है, इसके ऊपर नावल्स भी हैं। जी जी, भी। अच्छा, तो उस लिहाज से जो है वो यहाँ से ये सड़क गुजर के जाती थी पुंछ। तो
जो कहावत जो है कहती है कि यहाँ पर रानी जब रेस्ट हाउस में ठहरी तो उनके पेट में कोई तकलीफ शुरू होगी, कोई बीमार होगी। अच्छा। तो किसी बुजुर्ग ने उनको कहा, यहाँ एक बहुत बड़ा दरख्त था बोर्ड का, तो उन्होंने कहा जी कि वहाँ जो ये चश्मा आपको नजर आ रहा है ये उस वक्त चश्मा था, ये वीरान जगह थी, तो वहाँ आप चलिए पानी, उसका पानी पिए। अच्छा। वो जब यहाँ से गुजरने लगी तो उन्होंने वहाँ का पानी इस्तेमाल किया तो उनको अफाका हो गया। तो उन्होंने फौरन उसको कहा कि यहाँ पर एक खूबसूरत किस्म की जो है वो आप बावली बनवाएं। बावली का लफ्ज़ आपने तारीख में देखा कि ये वो बावली इस। अच्छा, बावली बेसिकली चश्मा। अच्छा। तो ये उस लिहाज से फिर उन्होंने कहा कि यहाँ रहने के लिए जगह बनवाएं। ये फिर कमरे आपको नजर आ रहे हैं, उस जमाने का ये आपको दरवाज़ा नजर आ रहा है। तो ये आसार कदीमा वालों ने अभी कुछ थोड़ा सा हरकत की है, या आपको ये छतरी वगैरह नजर आ रही हैं, अभी वो कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, इसको मसलन उन्होंने महफूज किया है इस आसार कदीमा की इमारत को, और इसको वो रिपेयरिंग वगैरह भी करेंगे, आप ये कह रहे हैं। और टूरिस्ट भी आ रहे हैं यहाँ पर आते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि भाई टूट फूट का शिकार है तो फिर वो मायूस होते हैं। तो हमारी ये हुकूमत से अपील है कि इस पर तवज्जो दी जाए और इसको खूबसूरत बनाए ताकि सयाह जाके इसको देखें। अच्छा, महाराजे और रानी की कुछ और कहानियां भी हैं, जरा वो भी कुछ बताइएगा। यहाँ पर रहे किस किस्म के जुल्म सतम भी वो डराता रहा राजा, या महारानी का कैसा रहा सलूक? आपने क्या सुना, क्या पढ़ा आपने तारीख में? देखिए 1832 का वाकया अगर आप सुने तो ये लंबी तफसील है। जहाँ जिंदा खाले इंसानों की तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। मांग के मकाम पर वो दरख्त अभी भी मौजूद है, जहाँ जंजीर बांध कर उनको लटका कर उल्टा तो उनकी खालें उतारी गई हैं। फिर उसकी वहाँ से फिर वो तहरीक चलना शुरू हुई, और फिर 1947 में सरदार इब्राहिम साहब की क़यादत में ये खित्ता आज़ाद हुआ, और उस तरफ के बड़े नामवर शख्सियत सरदार अब्दुल कयूम खान साहब और बड़े बड़े जो कबाइल थे उनके सरदारों ने उनका साथ दिया, तो ये हमारा खित्ता आज़ाद हो गया। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ जो पलंदरी में मशहूर शख्सियात भी आती रही हैं रेस्ट हाउस में। देखिए जी, यहाँ पर लियाकत अली खान साहब आए हैं, फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान साहब आए हैं, जनरल मुशर्रफ साहब आए हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए हैं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी आए हैं, वो यहाँ तशरीफ लाए हैं। तो ये कैडेट कॉलेज उन्होंने दिया था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये गिफ्ट है। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हम जिक्र करें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक। मैं रजमक में गया तो रजमक कैडेट कॉलेज भी पीपल्स पार्टी के दौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने दिया उस वक्त वहाँ के कबाइल के लिए। उसके बाद अगर हम बटरासी कैडेट कॉलेज की बात करते हैं तो मोहतरमा के दौर में वो अप्रूवल मोहतरमा ने दी थी उसकी। और यहाँ पर हमें आके पता चला है कि परंदरी के मकाम पर भी जो शहीद कायद हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कैडेट कॉलेज दिया। ऐसा ही है, आपकी बात काटी गई। कैडेट कॉलेज के अलावा ये शाराए कश्मीर जो है, जी जी, ये ओलार से लेकर कुवारे तक जाती है, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने दी। और मैं आपकी मालूमात में एक और इजाफा करूँ, ये जो बिजली आपको नजर आ रही है, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ से वो हमें तोहफा दिया गया है। और ये इन पहाड़ों पर बिजली नहीं थी, तो जब रौनक दौरे पर आए तो उस वक्त सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान साहब की वो सदर थे आज़ाद कश्मीर के, और सरदार इब्राहिम साहब आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, वो उनके साथ टूर कर रहे थे, तो वो ऐलान उन्होंने किया था ये। तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 3 चीजें जो है ये आज़ाद कश्मीर, बाकी भी हो सकती है, लेकिन ये 3 चीजें उस दौर की हम बात कर रहे हैं। 1974 में उन्होंने आपको बिजली भी दी, कैडेट कॉलेज भी दी, और ये शाराए कश्मीर भी दी। ये पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर ना तो इंडस्ट्रीज है, ना एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग है। लोग या बैरून मुल्क मजदूरी कर रहे हैं, जैसे कि इन्होंने कहा, क्योंकि उस वक्त पासपोर्ट नया राज हुआ था, पासपोर्ट कंसेप्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था, और माहिदे किए थे इस्लामी दुनिया से, सऊदी अरब से, अरब अमारात से कि पाकिस्तान की खेप बाहर जाए। तो उस वक्त ये लोग बाहर गए हैं, तो इन्होंने जैसे ये कह रहे हैं कि पहाड़ों के ऊपर इतने खूबसूरत बंगले बने हुए हैं। तो यहाँ उसकी मेन रीज़न ये है कि ये बेसिकली जो पहाड़ी इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, ज़्यादातर लोगों का ज़रिए माश यही है कि मुल्क से या बाहर हैं, या वो पाक फ़ौज में हैं, या वो पुलिस में जॉब कर रहे हैं, या लोकल डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट का, उसके साथ वाबस्ता हैं। क्योंकि आपको यहाँ पर कोई बड़ी सनत नज़र नहीं आएगी, कोई बड़ी एग्रीकल्चर आपको इस पहाड़ी खिते में नज़र नहीं आएगी। आप हमारे साथ रहें। आज हैं हम जन्नत नज़ीर वादियों में, जिसको कहा जाता है शहीदों और गाजियों की सरजमीन, और मकाम है ये पलंदरी का। जी नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरदार परवेज़, ये ब्यूरोक्रेट्स हैं यहाँ पर रियासत है जम्मू कश्मीर में। उनसे हम बात करेंगे कल्चर के बारे में, टूरिज़म के बारे में,
और इनकी रवायात के बारे में। जी सरदार साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा इन खूबसूरत हसीन वादियों, जिन्हें हम तो कहते हैं कि जन्नत नज़ीर वादियाँ, पता नहीं टूरिस्ट कहाँ हैं कि इन वादियों की वो सैर क्यों नहीं करते। हमें ज़रा इनके बारे में बताइएगा कि कौन कौन से एम पॉइंट है जिनको टूरिस्ट विज़िट कर सकते हैं और किन किन रास्तों से होके आ सकते हैं। देखिए, ये बड़ा खूबसूरत आपका सवाल है, और जो आपकी एफ़र्ट्स हैं यहाँ आके, तो यकीनन ये बहुत बड़ी एफ़र्ट है एक्सप्लोर करने के लिए। पहले तो मैं गुजारिश ये करूँगा कि पूरी दुनिया का जो वेदर है हमारा, उसमें जो सबसे आइडियल वेदर है वो कश्मीर का वेदर है। जी जी। इसकी वजह यह है कि आप यूरोप में रहेंगे तो इंतहाई ठंड में रहेंगे, मिडल ईस्ट में रहेंगे तो इंतहाई गर्मी में रहेंगे, पाकिस्तान में भी गर्मी होती है। यहाँ एक मुअद्दिल मौसम है कि जहाँ आप सर्दियों में हीटर के बगैर और गर्मियों में एसी और पंखे के बगैर गुजारा कर सकते हैं। दुनिया का ये आइडियल मौसम है। जहाँ तक आपका सवाल है, उस हवाले से मैं आपसे ये कहूँगा कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो हमारे पॉइंट्स हैं, एक तो मीरपुर से आता है, मंगला वाली सड़क है, बिल्कुल, एक आज़ाद पतन से आप एंटर होते हैं, एक कोटली होलाड से एंटर होते हैं, एक मुजफ्फराबाद का रास्ता कोहाला वहाँ से एंटर होते हैं, और एक किसी तरह एबटाबाद से आता है। ये 4-5 रास्ते हैं जो आज़ाद कश्मीर में दाखिल होते हैं। खास करके इस बेल्ट की जब हम बात कर रहे हैं जी जी, ये जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ है, जो हमारा मुतीदा पुंछ है, जिसके 4-5 डिस्ट्रिक्ट बन गए, इसके लिए आपको 2 रास्ते सूट करते हैं, एक आज़ाद पतन से और एक आपको ये जो कोटली होलाड वाला रास्ता है, यानी आप कोहटा से फॉरवर्ड आएंगे तो एक आप रावलाकोट चले जाएंगे और एक कोटली या पलंदरी आप आ जाएंगे। ये 2 रास्ते हैं। तो टूरिज़म के हवाले से मैं समझता हूँ कि जितना आप बैकवर्ड जाएंगे, यानी फॉरवर्ड कोटा तक आप जाएंगे, उतना टूरिस्ट का जो विजन है वो खुलेगा। इसलिए कि सबसे ज़्यादा आइडियल हाइट्स वहाँ पे हैं, नेचुरल ब्यूटीज़ वहाँ पे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता अरसे में ये कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और UNDP और इस्लामिक बैंक की हवाले से उन्होंने जो सड़कें हैं वो सारी तकरीबन ठीक हो। मासवा एक आध रोड के हर जगह आपकी छोटी और बड़ी गाड़ी जो है वो जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि तोली पीर एक बहुत बड़ा पॉइंट है, अगर आपने देखा रावलाकोट में। फॉरवर्ड कोटा में एक पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है वो। इसी तरह फॉरवर्ड कोटा से आप बैप हमारी बॉर्डर पे चले जाएं तो वहाँ भी हमारी सड़क का एक्सेस मौजूद है। अच्छा, 1974 में हमें कहा गया है कि यहाँ पर उस वक्त के जो वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने कैडेट कॉलेज भी दिया, इलेक्ट्रिसिटी की भी दी आपको, और मेन जो शाहराह है, शाहराह कश्मीर, ये भी उसी दौर में बनी। क्या उसके बाद भी इतने कोई मेगा प्रोजेक्ट हुए हैं? अगर नहीं हुए तो उसकी वजह क्या है? देखिए, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ आपको इशारा होगा, जब वो पलंदरी तशरीफ़ लाए तो यकीनन 74 में शायद कैडेट कॉलेज का ऐलान किया गया, और उस वक्त तो एक विजन ही मुख्तलिफ था। वो चूँकि बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, वो बहुत दूर अंदेश थे, और बेसिकली पीपल्स पार्टी बनी भी कश्मीर कॉज के ऊपर थी, जैसे आपने कहा। तो भुट्टो साहब, मुझे याद है मैं उस जलसे में मौजूद था जब रावलाकोट वो तशरीफ़ लाए थे। तो उस वक्त किसी ने मुतालबा पेश किया कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो उन्होंने अपना जो डिपार्टमेंट था पाकिस्तान में बिजली का, उसे हुक्म दिया कि 1 महीने के अंदर यहाँ आप बिजली दें। तो सारे हैरान थे। इवन के प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर ने पूछा था कि 1 महीने में कैसे हो सकता है, तो जो उनके साथ जिम्मेदार थे उन्होंने कहा हो गया। तो वहाँ एक जनरेटर इंस्टॉल करके वायरें बिछा के 1 महीने में रावलाकोट की बिजली चल गई थी। और मुझे उनकी वो तकरीर याद है वीएन के जी, मैं वो इंसान हूँ कि वो पहाड़ी जहाँ पे एक दिया जल रहा है खातून का, वहाँ बल्ब रोशन करूँगा, और महीने में वो रोशन हो गया इन दूर दराज पहाड़ी एरिया में, दूर दराज पहाड़ों में। और कैडेट कॉलेज से बेशुमार फारुग तहसील स्टूडेंट मुख्तलिफ शुबाई ज़िंदगी में अभी खिदमत अपनी सर अंजाम दे रहे हैं। फौज में पाकिस्तान फौज में बड़ा किरदार है। कैडेट कॉलेज बहुत बड़ा इस इलाके में एक रोल है उनका। यहाँ पर ज़्यादा आपको जंगजू लोग ज़्यादा नजर आएंगे जिनका तहरीक आज़ादी में एक रोल रहा है। मैं गुजारिश आपसे करूँगा, ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट है। ये 1832 का एक वाक़या है, वो बिल्कुल उसको हमने एक्सप्लोर किया है। अब 1832 में जो रंजीत सिंह की हुकूमत थी, उसने जब जुल्म और ज़्यादतियाँ की और लोगों की खालें उतारी गई, तो ठीक ये पूरी दुनिया के अंदर ऐसा नहीं हुआ। यानी जितने इनकलाब फ्रांस है, यूरोप के इनकलाब है, सबसे ज़्यादा जो दुनिया में जुल्म हुआ है किसी इंसानियत के ऊपर, और वो हुकूक की बात कर रहे थे, चूल्हा टैक्स नहीं देना, फलां टैक्स नहीं देना, उन हुकूक के मगायर जो है रंजीत सिंह की हुकूमत ने लाहौर दरबार था, वहाँ से आके इनको सूली पे लटकाया, इनकी जो खालें उतारी। लेकिन बुनियादी बात यह है कि मैंने सरदार इब्राहिम साहब से सवाल किया था कि आप बताइए कि 1947 में जो यहाँ से हिंदुओं को मार भगाया गया और सिखों को, डोगरों को, तो उन्होंने कहा मैंने 125 साल बाद बदला लिया अपनी कौम का, क्योंकि जो हमारे ऊपर 1832 में जुल्म हुए थे उसका बदला आके हमने तकरीबन 125 साल बाद 1947 में लिया था, जब उनको यहाँ से मार भगाया था। जो ब्रिटिश आर्मी है उसमें वो पूरी एक स्ट्रगल है। तो ये कोई एक मामूली वाकया नहीं है, और वो लेगेसी कैरी हो रही है। आज भी पाकिस्तान फौज में सबसे ज्यादा जो शुदा हैं वो यहाँ के हैं। आज भी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में
और दूसरी मैं आपसे गुजारिश करूँ कि यहाँ 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये जंगजू हैं और साथ में तालीम जो है इन्होंने नहीं छोड़ी। आज भी पाकिस्तान के सिविल सर्विसेज में, आज़ाद कश्मीर के सिविल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा और पाक आर्मी में यहाँ के ऑफिसर्स हैं। थैंक यू वेरी मच जी, आपने इतनी कीमती इंफॉर्मेशन दी। जी आज के प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में हमने इन खूबसूरत वादियों को एक्सप्लोर किया, ख़ास करके नेरियाँ, जहाँ एक रूहानी पेशवा जिनके हाथ पर बेशुमार लोगों ने इस्लाम कबूल किया, उसके बाद जोंजाल हिल हम पहुँचे जो पहला दारुल खिलाफा था इस रियासत हाय जम्मू कश्मीर का, जो 1947 में कायम हुआ। और ख़ास करके यहाँ के जो लोग हैं वो सरदार इब्राहिम को अपना असल में हीरो बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी आज़ादी की स्ट्रगल की है। उसके बाद हम पलंदरी में आए, पलंदरी में भी हिस्ट्री को फोकस किया, डेवलपमेंट को फोकस किया, और ख़ास करके यहाँ पर हमें आके पता चला कि 1974 में उसके वक्त के वज़ीर आज़म जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली यहाँ पर आए और किसी ने उनसे सवाल किया कि यहाँ पर बिजली नहीं है, तो उन्होंने हुक्म दिया कि 1 माह के अंदर अंदर यहाँ पर बिजली तमाम घरों को सप्लाई की जाए जो दूर दराज पहाड़ी इलाकों में हैं। और इंकशाफ ये हुआ कि उन्होंने जो ऐलान किया उसके ऊपर बाकायदा तौर पर अमल हुआ। ना सिर्फ बिजली प्रोवाइड की गई बल्कि मेन शाहरा जो कश्मीर, जो शराय कश्मीर रावलपिंडी से आती है और इन मुख्तलिफ खूबसूरत वादियों में यहाँ तक रोड की भी तरसील की गई। और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उनका कैडेट कॉलेज था, जो कैडेट कॉलेज यहाँ पलंदरी के नाम से मशहूर है, जहाँ से बेशुमार लोग पाक फ़ौज को ज्वाइन कर चुके हैं और मुख्तलिफ शूबाए ज़िंदगी में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ये शहीदों, गाजियों और औरियत पसंदों की सरजमीन है और यहाँ के लोगों की बेशुमार कुर्बानियाँ हैं जंग आज़ादी के लिए। इसके साथ साथ ये खूबसूरत वादियाँ भी हैं और टूरिज़म का यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हम थ्रू आउट आप बताते आ रहे हैं कि आप किन किन रूट से होते हुए इन खूबसूरत वादियों का विज़िट कर सकते हैं। मुख्तलिफ रास्ते आते हैं, आप कोहड़ा के रास्ते से भी आ सकते हैं, आप रावला कोट की तरफ से भी आ सकते हैं पलंदरी में। इसी के साथ आप मुजफ्फराबाद की तरफ से भी बलोच आ सकते हैं और इन खूबसूरत वादियों को देख सकते हैं। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को यहाँ पलंदरी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।